हेलो दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के गणित विषय के राजन सीरीज का लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। पिछले 5 क्लासों में हम लोगों ने बहुविकल्पी और अतुल लघुत्तरीय प्रश्न को पढ़ा था। आज ये लघुत्तरीय प्रश्न का पहला क्लास है। अगर आप पिछला क्लास आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में पूरे प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। लघुत्तरीय का पहला प्रश्न है, आयताकार बगीचे की लंबाई एवं चौड़ाई में अनुपात 5 संबंधित 3 है। यदि आयताकार बाग का क्षेत्रफल 1500 वर्ग फीट हो तो बाग के चारों ओर तार लगाने के लिए कितना खर्च आएगा, जबकि तार का मूल्य 12 रुपया प्रति फीट है। ये प्रश्न 2023 में पूछा हुआ है। तो देखिए चारों ओर आयताकार है, चारों ओर बाग लगाने का खर्च आएगा। इसका परिमाप निकाल के और 12 से गुणा कर देंगे। परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले हमको भुजा ज्ञात होनी चाहिए, दोनों का यानी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात होना चाहिए। लेकिन इसमें देखिए कि संबंध दिया है 5 संबंध 3 का, तो मान लेंगे, हल देखते हैं इसका। माना आयताकार बगीचे की लंबाई 5x मीटर 5x फीट है और चौड़ाई 3x फीट है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल दिया है 1500 वर्ग फीट, तो 5x गुणे माना है हमने लंबाई और चौड़ाई को, तो 5x गुणे 3x बराबर 1500। तो 5 तिहाई 15x स्क्वायर बराबर 1500। तो x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 15 से भाग दे देंगे तो 100 आ जाएगा। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो करड़ी में 100 जब जाएगा तो 10 फीट आ जाएगा x की वैल्यू। अब गुणा करके यहाँ माने हैं लंबाई 5x और चौड़ाई 3x, तो इसको हम लोग गुणा करके लंबाई और चौड़ाई निकाल लेंगे। देखिए लंबाई है 5x, तो x बराबर 10 है, तो 5 में 10 का गुणा किया 50 फीट आया, और चौड़ाई 3x है, 3 में 10 का गुणा 10 फीट आ गया। अब लंबाई चौड़ाई निकल गया। अब तार की लंबाई निकालना है। तार की लंबाई क्या होगा, उसके परिमाप ही तो होगा। तो परिमाप आयत का परिमाप होता है, इसका सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। तो लंबाई 50 है, चौड़ाई 30 है, तो 50 30 80, 80 दूनी 160, 160 फीट आ गया ये तार की लंबाई। अब खर्च निकालना है, तो खर्च 1 फीट का दिया हुआ है, प्रति फीट 12 रुपया। तो 160 फीट का निकालना है तो गुणा कर देंगे, खर्च बराबर लंबाई गुणे दर। तो 160 गुणे 12 1920 रुपया। सही उत्तर 1920 रुपया हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, त्रिभुज किसे कहते हैं, भुजाओं एवं कोणों के आधार पर त्रिभुजों के नामों का सचित्र वर्णन कीजिए। यह प्रश्न 2023 में पूछा हुआ है। हल, तीन भुजाओं की बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। या इसका एक और परिभाषा पीछे दिया था अति लघुत्तरी में, 3 अंश असंरेख बिंदुओं को मिलाने पे बनने वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। असंरेख बिंदु किसे कहते हैं, मान लीजिए एक बिंदु इधर आ गया। असंरेख जो सीधी रेखा पे ना हो, ऐसे तीनों एक सीधी रेखा पे नहीं है और तीनों को मिला दिया तो त्रिभुज बन गया। वो भी परिभाषा आप लिख सकते हैं। अब भुजाओं और कोणों के आधार पे इसके प्रकार को बताना है। तो सबसे पहले भुजाओं के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए फिगर भी बनाया है, तीनों भुजाएं बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी 2 भुजाएं बराबर है, यहाँ पे ये और ये 2 भुजाएं बराबर है और तीसरी भुजा असमान होती है। और विषमबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसको तीनों भुजाएं असमान हो, अलग अलग माप की हो। और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है न्यून कोण, दूसरा समकोण और तीसरा अधिक कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं, न्यून कोण उसको कहते हैं जिसके तीनों भुजाओं का मान 90 अंश से कम हो, वो न्यून कोण कहलाता है। समकोण त्रिभुज जिसके एक कोण 90 अंश का है। तो देखिए यहाँ फिगर में एक कोण 90 अंश बनाया हुआ है, जो ये साइन होता है ये वाला, इसको समकोण कहते हैं। ये 90 अंश का ही चिन्ह होता है, ऐसे ही बनाते हैं। तो तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज का मतलब जिसका एक कोण अधिक कोण है, मतलब 90 अंश से अधिक हो। कोई भी एक कोण हो सकता है। तो यहाँ पे बनाया है, ऐसे फिगर बनाया है तिरछा, तो ये 90 अंश से देखिए अधिक है यहाँ पे। प्रश्न संख्या तीसरा है, रचित अपनी मासिक आय का 80% खर्च करके 120 मासिक बचाता है, तो उसकी वार्षिक आय एवं खर्च ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका, वो मासिक खर्च करता है 80% खर्च करके 120 बचाता है। इसका मतलब बचाता कितना है, 20%। 80% खर्च कर देता है तो इस 20% बचाता है। तो
x का 20% निकाल लेंगे तो 120 बराबर हो जाएगा, तो x का मान निकल जाएगा, यानी मासिक आय निकल जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व किया है, इसमें सोल्यूशन देखते हैं। माना रचित की आय x है, खर्च 80% तो बचत 20% हो जाएगा। अब बचत दिया हुआ है 120, तो x का मान लीजिए कि x उसका आय था, x का 20% बराबर 120 दिया हुआ है, तो x का 20% का मतलब 20/100 होता है। अब इसको काटेंगे तो 20 25 100 हो जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। अब 5 इधर भाग में है, उधर जाएगा तो 120 से गुणा हो जाएगा, तो x बराबर 600, 12 25 60, x बराबर 600 आ जाएगा। रचित की आय, ये तो मासिक आय है, मासिक आय आया है 600 रुपया। अब वार्षिक आय पूछा है, वार्षिक आय निकालने के लिए 12 में मासिक आय से गुणा कर देंगे, मतलब एक महीने की आय से गुणा करेंगे तो 12 छके 72, 7600 रुपया उसकी वार्षिक आय है। अब बचत भी, खर्च भी निकालना है ना। खर्च अब उसका मासिक खर्च क्या था, x का 80% था, तो हम लोगों ने 600 रुपया निकाला था मासिक खर्च, तो मासिक आय निकाला था 600 रुपया। अब इसका मासिक खर्च निकालते हैं कितना है, तो इसका 80% निकालेंगे तो 80/100 हो जाएगा, 480 आ जाएगा। 600 का 80% 480 आएगा। देखिए 100 का जीरो जीरो ऊपर 2 जीरो कट जाएगा, 8 छके 48 और एक जीरो यहाँ का बचा हुआ है, तो 480। तो ये मासिक खर्च आ गया। अब वार्षिक खर्च निकालने के लिए इसमें भी 12 से गुणा कर दीजिए, 12 गुणा 480, 5760 रुपया उसका वार्षिक खर्च आ गया। सबसे पहले एक बार और देखते हैं इसको क्या निकाले हम लोगों ने। सबसे पहले रचित की आय x माने हैं, फिर खर्च 80% वो करता है, बचत 20% करता है, तो बचत 120 दिया है, जिससे हम लोग को मासिक आय निकल जाएगा। x का 20% बराबर 120, तो x की वैल्यू आ गई 600, ये मासिक आय है। और वार्षिक आय निकालने के लिए 12 से गुणा कर दिए तो 7200 आ जाएगा। और मासिक खर्च कितना था, x का 20%, x की वैल्यू हम लोगों ने 600 मासिक निकाला था, तो पहले महीने का निकाल के फिर 12 से गुणा कर देंगे। 600 का 80% निकाला, 480 आया, ये मासिक खर्च आ गया। और वार्षिक खर्च निकालने के लिए 12 से गुणा कर दिए, 480 में 12 से गुणा किया, 5760 आया। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा। रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। देखिए फूलों का नाम है गेंदा, जूही, चमेली, रजनीगंधा, गुलाब, और उसके सामने ही फूलों की संख्या दी हुई है 25, 10, 15, 45, 35। अब इसको पिक्टोग्राफ पे प्रदर्शित करना है, तो बहुत ही आसान है, कोई कठिन सवाल नहीं है। आप इसका हल निकालने के लिए सबसे पहले एक पैमाना मानते हैं। पैमाना मान लीजिए ये सर्किल में, यानी ये वृत्त में प्लस का चिन्ह एक फूल को 10 फूल को दर्शाता है। अब एक तरफ सारणी आप बना लेंगे, एक तरफ फूल लिख लेंगे, दूसरी तरफ फूलों की संख्या लिख लेंगे। एक तरफ क्रम से फूलों का नाम लिख लिया, गेंदा, जूही, चमेली, रजनीगंधा, गुलाब। अब गेंदा की संख्या कितनी है, ऊपर सारणी में देखेंगे 25 है ना, तो 10 फूल माने हैं पैमाना के रूप में, तो 2 फूल तो पूरा बना देंगे, तो हो जाएगा 20 हो जाएगा। और एक फूल आधा बना दिया, यानी सर्किल करके ऐसे खींच दिया, तो ये 25 फूल को दिखा रहा है। और जूही के पास 10 फूल है, फूलों की संख्या 10 है, तो एक फिगर बना दिया। चमेली के पास 15 है, तो एक पूरा बना दिया और एक आधा, तो 10 5 15 हो जाएगा। और रजनीगंधा का फूल कितना है, रजनीगंधा का फूल है ऊपर देखिए 45, तो 4 पूरा बना दीजिए, 40 हो जाएगा, और एक आधा बना दिए 45। गुलाब का कितने हैं 35, तो 3 पूरा बना दीजिए, एक आधा बना दीजिए। देखिए ये सही है, लेकिन इससे बेहतर होता कि आप एक पैमाना मानते तो ज्यादा अच्छा रहता। एक फूल बराबर सर्किल में मान लीजिए कुछ भी मान सकते हैं, सर्किल में प्लस बराबर, वृत्त में प्लस बराबर 5 फूल मानते, तो देखिए ये सभी संख्याएं 5 से विभाजित है, तो पूरा आधा फूल नहीं बनाना पड़ता, उससे उसका चिन्ह पूरा बनता। तो 5 बनाते, तो देखिए गेंदा का 25 है, तो 5 बचे 25, 5 बना देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, और जो 5 पैमाना माने होते तब। जूही का 1 है, जूही का 10 है, तो 2 बना देते। और चमेली का 15 है, तो 3 बना देते। रजनीगंधा का 45 है, तो 5 9 45, 9 चिन्ह बना देते। और गुलाब का 35 है, तो 7 बना देते। आप 5 ही मान के कीजिएगा, वही सबसे अच्छा रहेगा। प्रश्न संख्या 5 है, एक वृत्त की परिधि 22 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न 2023 में पूछा हुआ है। तो वृत्त की परिधि दिया है, तो उसके फार्मूले में रख देंगे, आर का मान निकलेगा त्रिज्या का, त्रिज्या से फिर क्षेत्रफल का मान निकाल लेंगे।
हल दिया है, वृत्त की परिधि है 22 मीटर, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, पाई का मान रख दीजिए बराबर 22, आर बराबर हो जाएगा 22/2 पाई, पाई का मान होता है 22/7। देखिए 22 नीचे है और जो बट्टे में है वो ऊपर चला जाएगा 7। अब 22 से 22 कैंसिल हो गया, 7/2 आ गया, त्रिज्या आ गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का आर का मान निकल ही गया है, पाई का आप जानते ही हैं 22/7 होता है और आर का मान है 7/2, लेकिन आर स्क्वायर है तो 2 बार गुणा होगा, 7/2 7/2, एक साथ से एक साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से कट जाएगा 11 बार में, 11 7 77 और नीचे 2 बचा, 77/2 मीटर स्क्वायर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6वां, एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे, 50% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में, 40% विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में तथा शेष तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। ये तो बहुत ही आसान है, 50% प्रथम श्रेणी में और 40% द्वितीय श्रेणी में, तो 50 40 90 हो गया, बचे हुए वही तो तृतीय श्रेणी में हुए हैं, तो 10% हुए, तो आप 60 का सीधे 10% निकाल दीजिए, 6 आएगा। आइए इसका हल देखते हैं। कक्षा में कुल विद्यार्थी हैं 60 और तृतीय श्रेणी में विद्यार्थी हैं, तृतीय श्रेणी में तो ये दोनों को जोड़ दिया है, प्रथम श्रेणी में 50 है, द्वितीय में 40 है, दोनों को जोड़ के घटा दिया है तो 100 में से 90 जाए 10 आ गया, 10%। और तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या 60 का 10%, तो 10% का मतलब होता है बात 10/100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, केवल 6 विद्यार्थी ही तृतीय श्रेणी में पास हुए, उत्तीर्ण हुए। प्रश्न संख्या 7 है, यदि a बराबर -2 हो, 2 तो पहला है 5a² + 4a - 2 एवं दूसरा है a³ + 4a² + 3a का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो बहुत ही आसान है, कहेंगे इसमें जो भी a का मान है आप जहां जहां a है वहां उसका मान भर दीजिए और गुणा कर दीजिए, मान निकल जाएगा। अब देखिए जैसे हल दिया है इसका, a बराबर -2, ये तो दिया ही है, पहला है 5a² + 4a - 2, तो 5 गुणे a की जगह पे -2 रखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और 4a है तो 4 ब्रैकेट में -2 और -2 लास्ट में है ही, तो नीचे हो जाएगा बराबर 5 गुणे 2 दूना 4, और जो माइनस में दिया है ऊपर सम घात रहता है, मतलब सम मतलब जो 2 से विभाजित हो, 2 4 6 8, तो वो 2 बार जब गुणा होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 5 गुणे 4, माइनस का चिन्ह माइनस इसलिए लगा है कि यहाँ पे -2 है, ऊपर पहली लाइन में देखिए यहाँ पे -2 है और 4 से गुणा हुआ तो -8 हो जाएगा, -2 लास्ट में दिया ही है -2। अब 5 चौको 20 और -8 और -2 -10, 20 में से 10 जा 10। दूसरा है a³ + 4a² + 3a बराबर, तो एक a जगह पे -2 रख देंगे, पहला है a³ तो -2 का क्यूब + 4 ब्रैकेट में -2 का स्क्वायर + 3 × 3a है तो -2, तो 2 दूना 4 दूना 8, विषम घात है तो माइनस के साथ चिन्ह के साथ गुणा होगा, -8। दूसरा है 4a², सम घात है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 चौको 16, यानी 4 गुणे 4, और यहाँ 3 है -2 है तो चिन्ह बदल जाएगा, इसके पहले प्लस था तो माइनस के साथ, तो 3 दूना 6 -6, अब प्लस वाले को जोड़ दीजिए, तो ये 4 का गुणा किया है, -8, 4 चौको +16 -6, अब ये 16 प्लस में है और 8 6 14, 14 घट गया है तो 2 आंसर सही हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 8 है, निम्न चित्र में आयत की भुजाएं दी गई हैं, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए 6 सेंटीमीटर लंबाई है, तो इधर भी तो ये भी बराबर होगा, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप होता है, इसका हल देखते हैं। आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, 2 लंबाई दिया है 6 और चौड़ाई दिया है 3, तो 6 3 9 9 दूनी 18 सेंटीमीटर परिमाप आ जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है, एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं, नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, तो इन आंकड़ों का पिक्टोग्राफ ज्ञात कीजिए। इन आंकड़ों का देखिए गुलाब, गेंदा, जूही, डहेलिया, रजनीगंधा वही दिया है, और यहाँ पे लेकिन संख्या अलग है, 300 200 100 150 और 450। यहाँ पे अब 5 और 10 नहीं मानेंगे, 5 और 10 मानेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिए बड़ा से बड़ा क्या माने कि कट जाए सब में, तो और जो आप 50 फूल मानते हैं
तो देखिए 300, 250, 100, 150 और 450 कट जाएगा आसानी से, और फिगर की संख्या कम भी होगी। तो इसको आप मान लेंगे पिक्टोग्राफ में पैमाना हल। पिक्टोग्राफ 50 फूल बराबर एक ये फिगर मान लिया। फिगर आप कैसा भी मान सकते हैं, ऐसा भी मान सकते हैं, एक बीच में गोला कर दीजिए। ऐसा बनाने में आपको टाइम लगेगा, टाइम कम रहता है, तो आप यही सही सही रहेगा। एक एक वृत्त मान लीजिए, उस बीच में प्लस बना लीजिए। लेकिन यहाँ पे दिया है तो इसको देखते हैं। 50 फूल बराबर एक, 50 फूल बराबर एक ये फिगर बनाया हुआ है। तो इसके सारणी बनाएंगे। सारणी नहीं बनाया, एक तरफ लिखेंगे फूलों की संख्या, दूसरी फूलों के नाम, दूसरी तरफ यहाँ पे लिखेंगे फूलों की संख्या। उसके बाद हम सारणी बना के लिखते हैं। यहाँ पे ये नहीं बनाया है तो आप बना लेंगे। अब गुलाब के फूल कितने हैं, देखिए गुलाब के फूल हैं 300। तो 300 को 50 से भाग देंगे तो 5 छके 30, 6 आएगा। तो 6 फूल बना देंगे, 1 2 3 4 5 6। अब गेंदा का फूल 250 है, मतलब 250 है, तो 50 से भाग देंगे, 5 आएगा तो 5 फूल बना देंगे। देखिए 5 बना हुआ है। जूही का फूल है 100, तो 50 दूना 100, 2 फूल बना देंगे। डहेलिया का है फूल 150 दिया है और 50 माने हैं, तो 50 से 150 से भाग देंगे, 3 आएगा तो 3 फिगर बना देंगे फूल का। यही पिक्टोग्राफ है, बहुत आसान है ये भी। रजनीगंधा का 450 दिया हुआ है फूलों की संख्या, और एक का हम लोग 50 फूल बराबर एक फूल माने तो 50 से भाग देंगे तो 5 9 45, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 9 45, तो 9 फिगर बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही हो जाएगा पिक्टोग्राफ। बस इतना ही है इसमें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। 3 सेंटीमीटर भुजा की माप लेकर पटरी और प्रकार की सहायता से समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। तो इस यहाँ पे देखिए केवल बस बना दिया है, रचना नहीं किया है। और मतलब आपको पता कैसे चलेगा पटरी और प्रकार की सहायता से बनाया है, तो रचना भी तो लिखना पड़ेगा। अब बताते हैं आपको। आप देखिए उत्तर में क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के बारे में लिखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इसे त्रिभुज भी कहते हैं। अब इसका सबसे पहले हम इसका रचना करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो जो काम करेंगे उसी को लिख देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम, सबसे पहले एक लाइन खींचा, BC या AB, कोई भी अपने तरफ से नाम ले लेंगे, जो लिखा है इसी नाम को लेके हम बता रहे हैं। सबसे पहले एक पटरी की सहायता से 3 सेंटीमीटर का लाइन खींचा BC। अब C को केंद्र मानकर एक 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या लिया, 3 सेंटीमीटर का चाप लिया और एक ऊपर चाप काटा, और उसी माप का 3 सेंटीमीटर के त्रिज्या से ही C को केंद्र मार के एक ऊपर चाप काटा। दोनों को ये बिंदु A पे प्रतिच्छेद करती है। अब बिंदु A को P और C से मिलाया, यही त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। तो इसकी रचना करेंगे यही कि एक 3 सेंटीमीटर की पटरी की सहायता से एक 3 सेंटीमीटर का भुजा खींचा और B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर का चाप लेकर एक ऊपर चाप काटा, और C को केंद्र मानकर भी ऊपर एक 3 सेंटीमीटर का चाप लेके चाप काटा। दोनों बिंदु A पे प्रतिच्छेद करती हैं, बिंदु A को B तथा C से मिलाया, यही त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। इतना आप रचना में लिखेंगे। प्रश्न संख्या 11 है, हल कीजिए। 121 भागे बड़ा कोष्टक में 16 माइनस मझोला कोष्टक में 14 माइनस 3, छोटा कोष्टक में 9 माइनस 6, और छोटा कोष्टक बंद, फिर मझोला कोष्टक बंद, फिर बड़ा कोष्टक बंद। तो बोडोमास के हिसाब से हम लोग सबसे पहले छोटा, 3 तरह के बोडोमास के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। बोडमास सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट देखिए, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर मझोला ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर बड़ा कोष्टक को सॉल्व करते हैं। तो सबसे छोटा कोष्टक में है 9 माइनस 6। देखिए तो 9 माइनस 6 को सॉल्व करेंगे तो ये सेम लिख देंगे, उसके पहले का सेम लिख देंगे। ये प्रश्न लिख दिया है, उसके बराबर किया है। 121 भागे 16 माइनस 14 माइनस 3, और 6 माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 इसके पहले है तो गुणा में 3 लिख दिया है। अब मझोला कोष्टक में आ गया है 14 माइनस 3 गुणा 3, तो इसको सॉल्व करेंगे। 121 भागे 16 माइनस 14 माइनस 3 तरीका 9 हो जाएगा, तो यहाँ 9 लिख दिया। अब 14 में से 9 घटा देंगे अगले में। 121 भागे 16 माइनस 9 में 14 जा 5, 14 में से 9 जा 5 हो जाएगा। अब उसके बाद बड़ा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो 121 भागे तो 16 में से 5 जाएगा, 11 बचेगा।
अब लास्ट में भाग दे देंगे, 2 ही पद बचा है, 21 में 11 से भाग देंगे 11 आएगा, यही सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, पटरी एवं प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाइए और इसका रचना भी कीजिए। नहीं लिखा है लेकिन आपको रचना करना है। यही तो ये है आपके सिलेबस में, 60 अंश, 90 अंश और 120 अंश, बस 3 ही कोण है जिनके पटरी और प्रकार की सहायता से बनाना है और इसका रचना करना है। इन 3 में से एक जरूर आएगा, हर साल आता है, ये आएगा ही आएगा एक। तो आप तीनों सीख लेंगे। आप देखेंगे इसी लघुत्तरी में तीनों पूछा हुआ है। अभी 60 पूछा है, अभी थोड़ी देर बाद 90 पूछेगा, फिर 120 भी पूछा है, तो जहाँ जहाँ आएगा हम लोग पढ़ लेंगे। पहले 60 को देखते हैं। ये प्रश्न देखिए 2018 में पूछा हुआ है। रचना है, पहले रचना लिखा है, पहले रचना नहीं, पहले आप फिगर देखिए उसके बाद रचना करेंगे। 60 अंश का कोण बनाने के लिए सबसे पहले एक ए बी रेखा खींचेंगे। ए बी रेखा पट्टी की सहायता से खींचा। अब एक किसी भी दूरी का एक चाप लेके एक ऐसे चाप काट देंगे। अब ऐसे चाप काट दिया। अब यहाँ पे बिंदु सी को, कोई बिंदु सी लिया, बिंदु सी नहीं, ये देखिए गलत दिया है। यहाँ पे बिंदु सी यहाँ पे होगा, जहाँ चाप कटा है ना ए बी के, यहाँ पे होगा। हम बताते हैं आपको, एक मिनट। बिंदु सी ये है, ये जहाँ ये चाप काटा है ए बी को, बिंदु जहाँ 60 लिखा है नीचे देखिए लिख रहा हूँ मैं, इसको, ये बिंदु सी है। बिंदु सी को केंद्र मानकर एक ऊपर चाप काटा, एक ऊपर चाप काटा। जो ऐसे चाप पहले काटे थे इसको यहाँ कट करेगा, यहाँ पे। अब इसको हम लोग मिला देंगे, इस प्रतिच्छेद बिंदु को बिंदु ई तक बढ़ाएंगे और यही त्रिभुज, यही कोण ई ए बी 60 अंश का होगा। देखिए बहुत गलत देता है राजन में। सबसे पहले हम बताते हैं आपको, ए बी रेखा खींचिए, फिर एक निश्चित दूरी लेकर यहाँ पे एक चाप काटा, जो ए बी को बिंदु जिस ये सी हो गया। फिर एक निश्चित कोई भी चाप लेके उसी चाप से, या आप कोई भी दूसरा भी उसी चाप से एक और चाप, इस चाप को काटा तो ऐसे काटेगी ऊपर, इस बिंदु को ऐसे ई तक बढ़ाया, ठीक है। तो इस बिंदु को आप डी मान लीजिए, यहाँ चाप को प्रतिच्छेद करता है। यही कोण ई ए बी 60 अंश का कोण है। अब इसकी रचना कैसे करना है? रचना कोई जरूरी नहीं है, जो लिखा है सेम आप वही लिखेंगे। आप अपने तरफ से ही लिख सकते हैं, लेकिन जो लिखा है वही मैं बता देता हूँ, आप अपने पास से लिख सकते हैं। सर्वप्रथम ए बी रेखा खींचते हैं, फिर ए को केंद्र मानकर उचित त्रिज्या का चाप लगाते हैं। ए बी रेखा को बिंदु सी पर काटता है। अब बिंदु सी को केंद्र मानकर ए सी त्रिज्या का चाप लगाते हैं, जो बिंदु डी पर काटता है। एडी को मिलाते हुए रेखा खींचते हैं, अतः ई ए बी 60 अंश का है। बोला है कि यहाँ पे एक निश्चित चाप लेके ऐसे चाप काटेंगे तो ए बी को बिंदु सी पे काट दिया, इसीलिए यहाँ पे लिखा है, सी यहाँ पे लिखना चाहिए, गलत दिया है। और ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है ना, ये भी ऐसे होगा, यहाँ पे होगा। तो ऐसे आप रचना लिख लेंगे। प्रश्न के अगला है 13, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो गत्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आयताकार इसी को बोलते हैं, ये आयताकार है, इसका क्षेत्रफल दिया है और लंबाई दिया है, चौड़ाई पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान है ये हल, ये फार्मूले में रख देंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ आयत का क्षेत्रफल दिया है 117 वर्ग सेंटीमीटर और लंबाई दिया है 13 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई पूछ रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है 117 बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई 13 दिया है, चौड़ाई पूछ रहा है, तो चौड़ाई निकालने के लिए 13 को पक्षांतर करेंगे तो 117 में 13 का भाग हो जाएगा, तो 13 9 117, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई आ जाएगा, यही सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, पटरी और प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण बनाइए। देखिए 120 अंश आ गया, अभी 90 अंश भी आएगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ए बी रेखा खींचते हैं। एक इसमें दिया है, देखिए एक ए बी, इस यहाँ सही दिया है, एक ए बी रेखा खींचा, एक ए बी रेखा खींचा, उसके बाद से एक कोई भी चाप लेके एक बिंदु को ए को केंद्र मानकर एक चाप काटा, जो कि बिंदु ए को एम पे काटता है। अब एम को केंद्र मानकर उसी चाप का 2 चाप काटा, एक बिंदु सी पे काटेगा और एक बिंदु डी पे काटेगा। तो अब जो डी वाला होगा, डी को बिंदु ए से डी को मिलाते हुए एक आगे ऊपर रेखा खींचते हैं जो बिंदु ए तक जाती है। तो बस इतना आप करेंगे तो 120 अंश का कोण बन गया। अब यही कोण ई ए और बी
यही 120 अंश का कोण है। अब इसी को अपने शब्दों में लिख देंगे आप। सबसे पहले एक ए बी रेखा खींचा, एक निश्चित माप का चाप लेकर बिंदु ए को केंद्र मारकर एक चाप काटा। अब जो कि बिंदु जो रेखा ए बी को बिंदु एम पे काटती है, अब एम को केंद्र मानकर दो चाप काटा जो कि क्रमशः बिंदु सी और डी पर काटती है। बिंदु डी को ए से मिलाते हुए एक ऊपर रेखा खींचा। यही कोण ई ए बी 120 अंश का कोण है। ऐसा आप लिख लेंगे और यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। आप देखिए क्या दिया है, यही लिखा है सेम। प्रश्न संख्या 15 है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या दे दिया है तो क्षेत्रफल का सूत्र में रख देंगे त्रिज्या का मान। हल दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर बराबर वृत्त की त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर। अब पाई का मान होता है 22/7 और आर स्क्वायर है तो 2 बार होगा तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, 7 7 49। अब 2 बार गुणा हो जाएगा तो 22/7 और 7 गुणे 7, एक साथ से एक साथ कैंसिल हो जाएगा। 22 में 7 का गुणा होगा 154 वर्ग सेंटीमीटर, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 116 है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है एक खंभे को 9 सेकंड में पार कर लेती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दिया है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड दिया है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इसको छोड़िए, बस इतना ध्यान रखिए, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 270 मीटर। तो लास्ट में पूछा है चाल किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, तो सबसे पहले इस दूरी दिया है रेलगाड़ी की लंबाई है तो, और एक खंभे को पार कर लिया। मान लीजिए ये खंभा है और ये रेलगाड़ी इतनी लंबी है, अब यहाँ पे टच कर रही है, पहले आ रही है, उसके बाद जब ये पूरा इतना ये दूरी तय कर लेगी, मतलब अपनी लंबाई की दूरी ही तय कर लेगी, तो ये पार कर जाएगी, खंभा तो वहीं रहेगा। यानी जो रेलगाड़ी की लंबाई है यही पार करने में, ये दूरी इतना ही दूरी तय करने में कितना समय लगा, 9 सेकंड लगा। तो इसका चाल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं सिंपल सा चाल दूरी समय में फार्मूला होता है, संबंध होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगा, समय 9 सेकंड दिया ही है और चाल निकालना है। तो सबसे पहले आप पैमाने को एक मात्रक में बदलिए, क्योंकि जिस मात्रक में निकालना है हमको किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। तो यहाँ पे मीटर में दिया है तो किलोमीटर में निकालने के लिए 1000 से भाग दे दिया, तो 270 बटे 1000 हो जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई, यानी दूरी का मान हो जाएगा। अब समय दिया है 9 सेकंड। 9 सेकंड को जब घंटा में बदलेंगे तो पहले 60 से भाग देंगे, 60 से भाग देंगे तो मिनट में बदलेगा, फिर से 60 से उसमें भाग देंगे तो वो घंटा में बदल जाएगा। तो 9/60 गुणे 60 ये समय निकल जाएगा। अब चाल निकालना है हमको, तो चाल का सूत्र हम लोग जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी दिया है 207, यानी रेलगाड़ी की लंबाई दूरी हो जाएगी 270 बटे 1000 और समय है 9/60 गुणे 60। तो इसको आप देखिए 2/70 लिख सकते हैं, 2/70 गुणे बटे 100 और गुणे के रूप में लिख सकते हैं, तो पलट जाएगा नीचे वाला भिन्न, 60 गुणे 60 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। अब काटिए 3 जीरो से 3 जीरो देखिए कैंसिल हो जाएगा। 1000 का जो 3 जीरो है 1 2 3, ऊपर 60 के दोनों 60 में से एक एक जीरो 1 2 और 270 का 1 जीरो, 3 जीरो कैंसिल हो गया। अब 27 को 9 से काट दिए, 9 3 27। अब सबको गुणा कर दीजिए, ऊपर वाले को 3 गुणे 6 गुणे 6, तो 3 गुणे 6 गुणे 6 108 हो जाएगा। 6 के 36, 36 गुणे 3 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ये गलत दिया हुआ है, इसमें राजन में बहुत गलत देता है। देखिए 142 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, ये गलत है। ये तो सॉल्व करने का तरीका भी गलत है, ये गलत किया हुआ है। तो आप इसको ध्यान में नहीं रखेंगे, आप इसको ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 117 है, 117 का 17 है, कपड़े के 3 थानों की लंबाई 125 मीटर, 220 मीटर और 275 मीटर कपड़ा है। बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा नाप सके। जहां बड़ी से बड़ी संख्या पूछ दिया वहां मौसौ निकालते हैं, सीधा आप मौसौ निकालिए, वही उत्तर हो जाएगा। जहां छोटी से छोटी संख्या पूछेगा कि जो तीनों को नाप सके, ऐसा कुछ पूछ रहा है, जब छोटी से छोटी आ जाएगा वहां एलसीएम यानी लॉसो प निकालते हैं। तो यहाँ बड़ी से बड़ी पूछा है ना, तो तीनों का लॉसो निकाल दीजिए। देखिए हल में क्या लिखा है, कपड़े के 3 थानों में क्रमशः 125 सेंटीमीटर, 220 मीटर और 275 मीटर कपड़ा है। देखिए यहाँ सेंटीमीटर लिखा हुआ है, प्रश्न में मीटर तीनों दिया है, यहाँ भी गलत लिखा है, ये मीटर होगा। कपड़ा है, तीनों थानों की लंबाई यहाँ पूरी नापने के लिए बड़ा से बड़ा फीता ज्ञात करने के लिए
लंबाइयों का मौसम ज्ञात करना होगा। वही जो चीज़ मैंने बताया, मौसम निकालते हैं। अब मौसम निकालने के लिए सबसे आसान विधि होती है भाग विधि। भाग विधि से अब आसानी से मौसम निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या को उठाइए, दूसरी संख्या से उसमें जो उससे छोटी हो उससे भाग दे दीजिए। लास्ट में देखिए किससे वो कट रहा है। देखिए जैसे 275 को हमने लिया, 220 से भाग दिया, एक बार में जाएगा, 220 में से घटेगा 55 आएगा, तो 55 से इसको छोड़ेंगे नहीं, फिर से जो ये भाजक था इसको हम भाज्य बनाएंगे। तो 220 आया, 55 से भाग दिया, 4 बार में 220, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा पूरा। अब देखेंगे 55 से 125 कैंसिल हो रहा है क्या, और जो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा तो 55 ही सही हो जाएगा, और जो नहीं होगा तो जिससे कैंसिल होगा फिर उसको हम देखेंगे 275 में भाग देंगे कट रहा है कि नहीं, कट जाएगा। यानी कोई एक ऐसा संख्या जो बड़ा से बड़ा जो दोनों को काट सके वही मौसा होगा। तो 55 से 125 में अब भाग दिया दूसरी संख्या लेके, 55 दूना 110 होगा, 15 शेष बचेगा। अब फिर इस भाजक को हम भाज्य बनाएंगे 55। अब 15 से 15 दिया 45, 55 में से 45 10 बच गया। अब फिर 15 को भाज्य बनाएंगे, अब 10 से कम है 10, फिर 5 बच गया। अब 5, फिर 10 को भाज्य बनाएंगे यहाँ पे, मतलब 10 में भाग जाएगा, तो 5 दूना 10, 0, यानी 5 से कट गया। ये तो एक संख्या को काटा है 125 को। अब 5 देखिए एक 275 को काट रहा है कि नहीं, तो देखिए 275 के लास्ट में है 5। 5 से कटने का विभाज्यता का रूल होता है, जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो तो वह 5 से विभाज्य होगी। 275 के लास्ट में 5 है तो 5 से विभाज्य है, तो इसका मतलब मौसा हो जाएगा इसका 5। तो इसका उत्तर भी हो जाएगा 5। देखिए अंत में दिया है, अंत में 5 का भाग देने पर क्षेत्रफल 0 है। 125, 220 मीटर तथा 275 मीटर लंबाई नापने के लिए आवश्यक बड़े से बड़े फीते की लंबाई 5 मीटर होगी। इसका मौसा ही निकालना था, मौसा ही उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल 1, 3 और 5 रहे। जब शेषफल पूछा है ना तो पहले ही आप घटा लीजिए एक एक, क्योंकि उसके बाद से उसका मौसा निकाल दीजिए। वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी, मौसा वही होता है जो तीनों संख्या को विभाज्य करे बड़ी से बड़ी। अब एक शेष बचाना है तो पहले ही आप घटा के उसके बाद से उस सबको निकाल दीजिए, तो वो तो पूरा पूरा विभाजित करेगा, लेकिन एक घटाए हैं आप तो एक शेष रह जाएगा लास्ट में। तो देखिए 49 में से 1 जा 48, 59 में से 3 जा, मतलब एक शेष नहीं, क्रमशः 1, 3 और 5 शेष रहना चाहिए। तो दूसरे वाले में 3 शेष रहना चाहिए ना, तो 3 दूसरे में से घटा दीजिए 56 हो जाएगा, और तीसरे में 109 में से 5 घटाया 104 हो जाएगा। अब इसका मौसा निकाल दीजिए, वही संख्या हो जाएगा मौसा, वही संख्या होगा जो तीनों को विभाजित करेगा, तो क्रमशः 1, 3 और 5 शेष बचेगा। तो मौसा निकालने के लिए आप यहाँ से भाग विधि ही अपनाइएगा, लेकिन यहाँ दिया है गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 48, ऐसे काटते हैं ना, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 24 बार में, फिर 2 से 12 बार में, ऐसे करके आप तीनों का निकाल लेंगे। तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 48 का आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 पर 2 गुणे 3। 56 का आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 7। 104 का आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 13। अब मौसा उसे अभाज्य गुणनखंड से निकालते हैं तो उसको कहते हैं जो तीनों के अभाज्य गुणनखंडों में जो सेम रहे, यानी मैच करे, जो तीनों में उभयनिष्ठ हो, उसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो तीनों में उभयनिष्ठ देखिए क्या क्या है, ऊपर 4 बार 2 आया है, 3 आया है, बीच वाले में 3 नहीं है, तो केवल 2 ही वाला जो मैच करेगा। देखिए 3 बार, ये एक बार 2 मैच कर दिया, तीनों में उभयनिष्ठ है, 2 एक बार और उभयनिष्ठ है, और तीसरे बार भी एक बार उभयनिष्ठ है। अब जो बचा हुआ है 2 केवल ऊपर वाले में है, नीचे 2 में नहीं है, 3 ऊपर वाले में, नीचे 2 में नहीं है, 7 केवल बीच वाले में है, 13 केवल नीचे वाले में है। तो इसका मतलब जो ये 2 2 2 3 बार है, ये तीनों में उभयनिष्ठ है, तो यही इसका मौसा प हो जाएगा। मौसा प बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 8 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 से और जो हम लोग भाग देंगे तीनों संख्याओं में 49, 59 और 109 में, तो क्रमशः 1, 3 और 5 शेष बचेगा। प्रश्न संख्या 19 है 5a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2 का मान ज्ञात कीजिए यदि a बराबर -2 हो। तो इसका मान निकालने के लिए -2 का मान आप उस फार्मूले में रख दीजिए। ये ऊपर आ चुका है, ऊपर 2023 में कि 2022 में, अभी आज ही के क्लास में उन्होंने ऊपर पढ़ा है। -2 का मान a की जगह पे रख दीजिए, यहाँ पे फिर 2019 में भी पूछा हुआ है। हल है 5a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2 बराबर
5 ए स्क्वायर की जगह पे -2 रखा तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 ए की जगह पे -2 रख दिया, -2 पहले से लास्ट में है ही, तो बराबर हो जाएगा 5 गुणे 2 दूना 4। जब ऊपर समघात हो तो चिन्ह प्लस में हो जाता है माइनस का। 5 गुणे 4 माइनस 4 दूनी 8, माइनस चिन्ह है तो माइनस के साथ बदल जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा -8 और लास्ट में -2। और 5 चौको 20, 8 और 2 10, 20 में से 10 जा 10, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न रिपीट हुआ है, राजन सीरीज में का प्रश्न ही डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, बीटीसी या डीएलएड के एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आ जाते हैं और सेम टू सेम आ जाते हैं। 70% आप दे के आएंगे पेपर तो देखेंगे 70 से 80% प्रश्न सेम के सेम रहेंगे, केवल 20-30% चेंज होते हैं, वो भी आप राजन सीरीज किए हैं तो कर ले जाएंगे, उसी आधार पे होता है। प्रश्न 20 है, एक छात्रावास में 50 छात्रों के लिए 40 दिनों की भोजन सामग्री है। यदि छात्रावास में 30 छात्र और आ जाए तो भोजन सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ है। सेम प्रश्न आपको मिलेगा थर्ड सेमेस्टर में भी, और उसमें भी पूछा हुआ है, क्योंकि मैंने पढ़ाया है थर्ड सेमेस्टर का भी क्लास राजन सीरीज करवाया है, मुझे याद है कि थर्ड सेमेस्टर में पूछा था। लेकिन देखते हैं क्या प्रश्न है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहले 50 छात्र थे, बाद में 30 छात्र और आ गए, इसलिए छात्रों की संख्या 50 और 30 80 हो जाएगी। यानी पहले 50 छात्रों के लिए भोजन सामग्री थी 40 दिन के लिए, अब बाद में 80 हो गई, 30 और आ गए तो 80 हो गई, तो कितने दिन के लिए होगी। यहाँ पे अब इसको समानुपात से सॉल्व करेंगे। अनुकूल समानुपात, दो तरह का समानुपात होता है, अनुकूल समानुपात और प्रतिकूल समानुपात। अनुकूल समानुपात उसे कहते हैं कि जब एक वस्तु के बढ़ने से दूसरी वस्तु भी बढ़े तो उसको अनुकूल समानुपात कहते हैं। इसमें तीर एक तरफ लगाते हैं, या तो छोटे के तरफ नहीं तो बड़े की तरफ। जैसे मान लीजिए कि एक पेन मिलता है 5 रुपये का, तो 10 पेन कितने रुपये में मिलेगा, तो 5 गुणे 10, यानी एक पेन 5 में मिलता है तो 10 पेन ज़्यादा में मिलेगा। जब पेनों की संख्या बढ़ रही है तो रुपये भी बढ़ रहे हैं, यहाँ पे अनुकूल समानुपात है। अब प्रतिकूल समानुपात उसे कहते हैं कि जैसे कि 50 छात्र थे तो 40 दिन तक खाना वाना जो भी सामग्री थी खाते थे, जब 80 छात्र हुए तो कम दिन खाएंगे, तो इधर छात्रों की संख्या घटी तो उधर दिनों की संख्या कम हो गई, तो इसको कहते हैं प्रतिकूल समानुपात। तो जहाँ प्रतिकूल समानुपात होता है वहाँ उल्टा तीर लगाते हैं, जो एरो होता है तीर या तो बड़े की तरफ लगाएंगे तो दोनों तरफ बड़े की तरफ ही लगाएंगे, तो अपने आप वो तीर उल्टा हो जाएगा। और जो छोटे की तरफ लगा रहे हैं तीर, तो छोटा सामने वाले में दूसरी तरफ भी आप छोटे की तरफ तीर लगाएंगे, तो उसके बाद से सॉल्व करेंगे। तो उसके आगे देखते हैं, बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे पहले 50 छात्र थे तो 40 दिन की भोजन सामग्री थी, जब 80 छात्र हुए तो x दिन की सामग्री रहेगी। मान लीजिए कि हम x दिन की सामग्री रहेगी, तो छात्रों की संख्या बढ़ी तो यहाँ पे दिनों की संख्या घट जाएगी। तो तीर हम लोगों ने बड़े की तरफ लगाना है, तो नीचे 80 बड़ा है तो 80 की तरफ तीर लगा दिया, नीचे की तरफ ऐसे। ऊपर x दिन जो आएगा ये छोटा दिन आएगा, क्योंकि 80 लोग मिल के खाना वाना खा रहे हैं तो 80 दिन कम आएगा, तो ऊपर वाला बड़ा है ना, तो ऊपर की तरफ तीर लगा दिया। अब इसको हम लोग अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। इसको आप छोड़ भी सकते हैं, इसको आप स्किप करके डायरेक्ट लिख दीजिए 40 बटे, जो तीर जिधर लगा है ना उसको ऊपर लिखना है, 40 बटे 50, और इधर हो जाएगा 40 बटे 50। तो 40 बटे कहाँ 50 होगा, यहाँ 40 है इधर है, यहाँ पे 80 बटे 50 होगा। यहाँ फिर देखिए गलत दिया है, 80 बड़े वाले को बड़ा लिखा है, ऊपर दिया है, तो यहाँ पे 80 बटे 50 हो जाएगा। दूसरे में 40 बड़ा है तो 40 बटे x हो जाएगा, 40 बटे x हो जाएगा ये। तो उसके बाद से हम लोग सॉल्व करेंगे ये, लेकिन ऊपर वाला भी स्किप क्यों करेंगे हम बता देते हैं। ये 80 संबंधे, ये दोनों संबंधी तो है, 80 संबंधे 50 संबंधवान, इसको संबंधवान बोलते हैं। 40 ऊपर वाला बड़ा है तो 40 संबंधे x है। अब ये सूत्र होता है कि गुणा करते हैं, जब 4 वस्तुएं जब समानुपात में हो तो बाहरी पद का गुणनफल बराबर अंतः पद का गुणनफल हो जाता है। देखिए यहाँ पे बाहरी पद मतलब जो दोनों अंत में दिया है, बाहर दिया है x और 80, तो यहाँ पे देखिए 80x हो गया है, 80 गुणे x, और अंत बराबर अंत और अंत पदों का अंदर के पदों का गुणनफल होता है। तो अंदर के पद 40 और 50 और 40 है, 50 गुणे 40, ये दोनों बराबर होते हैं। इससे सॉल्व कर लेंगे, तो या तो डायरेक्ट इससे लिख लीजिए, ये लिख के ये लिख लीजिए, नहीं तो ये लिख के आप उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये लेकिन 80 होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 80 गुणे x और 50 गुणे 40, ये दोनों
सॉल्व, मतलब किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। तो जब x निकालना हो तो 50 गुणे 40/80, ये 80 बटे में चला जाएगा। अब इसको 40 दूनी 80 होता है और 2 50 बार में कट जाएगा 25 बार में, तो 25 दिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है, राम ने 300 में एक रेडियो खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो कोई भी चीज़ जो खरीदते हैं उसका 100% का मूल्य वही होता है। मान लीजिए कोई या 1 रुपया हो चाहे 5 रुपया हो, उसका मान वो 100% में अपने आप में होता है। अब उसमें घाटा होगा या लाभ होगा, उसमें परसेंटेज जुट जाएगा, लाभ होगा तो घटेगा तो घट जाएगा। तो आप देखेंगे इसके दो तरीके निकालने के लिए। 300 का एक रेडियो खरीदता है, तो हल दिया इसका रेडियो का कीमत दिया है 300, लाभ दिया है 20%, तो लाभ निकाल के जोड़ दीजिए, वही उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। उसका मतलब लाभ प्राप्त उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या पूछा है, लाभ ने इतने रुपये खरीदा, वह कितने रुपये में बेचे कि 20% का लाभ हो, तो उसका कितने उसका मूल्य निकल जाएगा। तो आप लाभ निकाल दीजिए 300 का 20%, तो 20% निकालेंगे 300 गुणा 20/100, परसेंटेज का मतलब भाग होता है, भाग जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना 6 60 रुपया आ जाएगा लाभ। 3 गुणा 20 बराबर 60 रुपया। अब लाभ जोड़ दीजिए अब 300 में, तो 360 हो जाएगा सही उत्तर, यानी 360 रुपये में बेचेगा तो 20% का लाभ प्राप्त होगा। अथवा एक देखिए दिया हुआ आगे दिया हुआ है अभी 300 में 60 का 60 जोड़ दिया हुआ, 360 हो गया। एक और इसको एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप कि 300 दिया है, 20% का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो 300 का 120% निकाल दीजिए। 300 गुणे 120/100, परसेंटेज का मतलब भाग होता है 100 निकाल दीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 आई 36, 1 जीरो पड़ जाएगा 360, सीधे आंसर आ गया। ये भी आप कर सकते हैं, तो दोनों में जो आपको सही लगे कीजिएगा। तो इसी के साथ आज का ये लघु त्रिक प्रश्न का क्लास समाप्त होता है, और जो भी बचा प्रश्न है अगले क्लास से हम लोग पढ़ेंगे। आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो। आज का वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।